क्या कांग्रेस के नेताओं का ही कांग्रेस पर से भरोसा उठ रहा है? 24 के रण की शुरुआत हो चुकी है, सियासी रण। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सियासी रण के साथ साथ क्विट कांग्रेस मूवमेंट भी शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडेले और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। एक तरफ मोदी हैं जो 400 पार की गारंटी दे रहे हैं, नारा दे रहे हैं। दूसरी तरफ विरोधी हैं जो मोदी का विजय रथ रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपनों से ही परेशान हो उठी है। पार्टी को अलविदा कहने का सिलसिला और तेज हो गया है। क्या कांग्रेस के नेताओं को भी मोदी गारंटी पर ही भरोसा होने लग गया है? क्या बीजेपी ज्वाइन कर कांग्रेस के पुराने नेता बेहतर भविष्य चाहते हैं? आज गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। गौरव वल्लभ राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी, टेलीविजन डिबेट्स में आकर, न्यूज डिबेट्स में आकर कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के हो गए। कल ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने अलविदा कह दिया था कांग्रेस पार्टी को। विजेंद्र सिंह जो मोदी सरकार के खिलाफ पिछले काफी समय से मुखर रहे, लेकिन अब वो मोदी की गारंटी में यकीन करने लग गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए दहाड़ने वाले संजय निरुपम ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। साल 2024 की शुरुआत से ही कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे। मिलिंद देवड़ा से लेकर अशोक चौहान, अर्जुन मोढवाडिया, लंबी फेहरिस्त है। सभी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस को अलविदा कहने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, गुलाम नबी आजाद हो, एक एक करके सीनियर नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला किया। तो क्या क्विट कांग्रेस मूवमेंट से, माफ कीजिएगा, क्विट कांग्रेस मूवमेंट से 2024 के पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा डेंट लग गया? किन सवालों के इर्द गिर्द आज की डिबेट होगी, मैं आपको बताता हूं। क्या टिकट के लालच में पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेसी? दूसरा अहम सवाल, कमजोर होती कांग्रेस मोदी का मुकाबला कैसे करेगी? और क्या कांग्रेस के नेताओं को भी अब मोदी की गारंटी पसंद आने लगी है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की डिबेट। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को अस्वीकार करने का मुद्दा हो, भले ही वो देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देने का मुद्दा हो, ये सारी चीजें मुझे स्वीकार्य नहीं है। राम की आस्थाओं, राम से जुड़ी आस्थाओं के ऊपर जो सवाल खड़े किए गए थे, वो कहीं ना कहीं सबको तकलीफ देते रहे। और सिर्फ मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग। क्विट कांग्रेस मूवमेंट, गए गौरव संजय, 24 में भी पराजय। कांग्रेस ही कराएगी मोदी को 400 पार। चुनाव आते ही कांग्रेस में भागदौड़ मच गई है। पीएम मोदी के खिलाफ जंग का ऐलान तो कर रही है, लेकिन खाटी कांग्रेसी ही कांग्रेस को अलविदा कहते जा रहे हैं। फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन ताजा तस्वीरें 3 हैं जिन पर गौर कीजिए। महाराष्ट्र में पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी। इधर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। और अब तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ का भी मोह भंग हो गया। उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ने में ही भलाई समझी। गौरव वल्लभ काफी दिनों से पार्टी की गतिविधियों को लेकर नाराज थे। अक्सर कांग्रेस का मजबूती से पक्ष लेने वाले गौरव कई बार आलाकमान को भी अपनी बात कह चुके थे, लेकिन असर नहीं हुआ तो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैंने अपनी बातें अपने पत्र में लिखी है, आपने वो पत्र जरूर पढ़ा होगा, और इसमें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सारे इश्यूज रेज किए। भले ही वो सनातन विरोध का मुद्दा हो, भले ही वो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को अस्वीकार करने का मुद्दा हो, भले ही आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण का विरोध करना का मुद्दा हो, भले ही वो देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देने का मुद्दा हो, ये सारी चीजें मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं नीतियों के अनुसार राजनीति करता हूँ और नीतियों पर ही बात करता हूँ। जो सारी चीजें मैंने अपने जो पत्र है उसमें लिखी है। मैं संजय निरुपम ये वो नाम है जो कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में दहाड़ा करता था, बेहद आक्रामक तरीके से विरोधियों पर वार किया करता था, लेकिन इनका भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। कांग्रेस छोड़ने के बाद संजय निरुपम ने उसी कांग्रेस पर अटैक बोला जिसके लिए कभी वो विरोधियों के पसीने छुड़ा दिया करते थे। राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है।
तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जो कांग्रेस में एक सोच रही और समय समय पर राम की आस्थाओं, राम से जुड़ी आस्थाओं के ऊपर जो सवाल खड़े किए गए थे वो कहीं ना कहीं सबको तकलीफ देते रहे। और सिर्फ मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और जिनको आखिरकार महसूस होता है कि नहीं ये गलत था। और फिर शिवसेना ने खिचड़ी चोर को हमारे यहाँ प्रस्तावित कर दिया। मैंने इसका विरोध किया, आगे भी विरोध करूंगा। और मैं विरोध का दूसरा कारण था कि इससे कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, मुंबई में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और जब इतना बड़ा सच मैं पार्टी के हित में बोल रहा हूं तो सच को स्वीकार करने के बजाय उस सच के लिए मुझे सजा दे दी गई। कुछ ऐसा ही हाल बॉक्सर विजेंद्र का था। विपरीत हालात में भी उन्होंने पार्टी का दामन थामे रखा। खबर थी कि कांग्रेस उन्हें मथुरा से मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐन मौके पर विजेंद्र ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। जी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूँ। मोदी विजय रथ पर सवार हैं, हैट्रिक के लिए हुंकार भर रहे हैं, एनडीए एकजुट है। ऐसे में क्या कांग्रेस की टूट फूट मोदी की राह और आसान कर देगी? क्या टिकट के लालच में कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं या फिर मोदी की गारंटी कांग्रेस के नेताओं को भी पसंद आने लगी है? क्या कांग्रेस का घमंड ही क्विट कांग्रेस मूवमेंट का सबसे बड़ा कारण है? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी, वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रोफेसर भुवन जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शुरुआत में सबसे पहले वैभव जी आपसे करना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का मैं पहले तहे दिल से स्वागत करता हूं इंडिया डेली पर। वैभव जी, क्या वजह है कि आखिर चुनाव की दहलीज पर खड़ी देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी, आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भरोसा ही क्यों उठता जा रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर से? और ये सवाल, देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं वैभव जी, अब ये मत बता दीजिएगा कि पता चले मैं आज आपसे कांग्रेस के लिए सवाल पूछ रहा हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कल में मुझे पता चले कि वैभव जी आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं या टीएमसी के प्रवक्ता हैं। तो मुझे फिर लगेगा कि भाई मैं कल तो वैभव जी से सवाल पूछ रहा था, जैसे इससे पहले बाकी चैनल्स पर या मैंने भी कुछ चैनल्स पर गौरव वल्लभ जी के साथ डिबेट करी, कांग्रेस के लिए उन्होंने बड़ी मजबूती से पक्ष रखा जैसे आप रखते हैं। तो पता चलेगी कल वैभव त्रिपाठी जी किसी और पार्टी से बैठे हुए, पता चले बीजेपी से बैठे हुए। ऐसा तो नहीं होगा क्या वैभव त्रिपाठी जी? बोलिए, ऐसा नहीं होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा तो इस जन्म में असंभव है। ठीक बात, ये अच्छी लगी बात मुझे। करते हैं और ऐसा है कि हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं जी कि जब एक तरफ फिट इंडिया मूवमेंट में करो या मरो का नारा दिया गया था, तो हमारे ग्रैंडफादर दो भाई थे, उन्होंने धानापुर का जो ब्रिटिश साम्राज्य का थाना था उसको फूंकने का काम किया। और उसी समय 9 अगस्त को सावरकर ने कहा था कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाना चाहिए। तो कुछ नजारा ऐसा ही है कि हम तो भाई देश के लिए लड़ रहे हैं, हम जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और जो सावरकर के बहुत प्रेमी बन रहे हैं वो जाएंगे। वो उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों की सत्ता का मलाई खाना चाहते थे और उनकी चाटुकारिता करते थे, 60 रुपए महीने लिया करता थे। अब मैं आपको बताता हूं कि गौरव वल्लभ जी, मैं सम्मान करता हूं, मैं उनके प्रति असम्मान नहीं रखता, लेकिन एक सवाल तो जनता के जहन में ये जरूर खड़ा होता है कि जो व्यक्ति अचानक से आता है उसको पार्टी सर्वोच्च सम्मान देती है। ऐसा तो नहीं है बच्चे हैं गौरव वल्लभ जी। विजेंद्र के लिए मैं सोच सकता हूं, विजेंद्र का कोई राजनीतिक बहुत बड़ा सोच नहीं है, लेकिन गौरव वल्लभ जी लगभग 10 साल घूमते हैं कांग्रेस के साथ। ये वही बात हो गई कि मैं 100 किलोमीटर पूरब गया, अचानक से मुझे याद आया जी नहीं जी मुझे तो पश्चिम जाना था। 180 डिग्री का जो शिफ्ट है ये मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से आज जनता एकजुट हो रही है इस तानाशाह को हराने के लिए, नेता भागते जा रहे हैं सत्ताधारी दल के पास। और वैभव जी, आप कह रहे हैं जनता एकजुट हो रही है मोदी सरकार को हराने के लिए। मुझे लगता है कांग्रेसी एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस को हराने के लिए।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ना, गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम, ज्योतिराज सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, अर्जुन मोढवाडिया, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, मैं पढ़ता जाऊंगा, शो खत्म हो जाएगा। वैभव जी, आप भी जानते हैं बात, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। तो क्या कांग्रेसी एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस को हराने के लिए और मोदी को 400 पार पहुंचाने के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, सबकी अपनी मजबूरियां हैं। कोई टिकट के लिए जा रहा है, कोई ईडी सीबीआई के डर से जा रहा है, किसी का जमीन पे कुछ है ही नहीं है, तो मोदी जी के यहाँ जाके वो सोचते हैं कि नहीं चलिए हमारा कुछ भला यहाँ हो जाएगा। तो सबके अपने अपने कारण है, लेकिन जनता का जो मूड है, मैं आपको बता दूं कि 2004 की तरह जनता एकजुट है। 2004 में भी आदरणीय प्रेम कुमार जी बैठे हैं, उनको पता होगा क्या माहौल बन रहा था, और जनता ने एकदम से उलट दिया, इस वजह से कि सत्ता का अहंकार, तानाशाह, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों से जब जनता त्रस्त होती है तो वो ये नहीं देखती है कि गौरव वल्लभ प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर जिनको एक ऐसे अंगूठा टेक व्यक्ति ने हरा दिया उनके घर में विधानसभा चुनाव, जिसको कि एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता था, तो अब जाके वही गौरव कहेंगे कि एमएलए साहब, विधायक जी नमस्कार। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये मिथ्या आरोप है। जब भाजपा में जाएंगे तो कुछ तो कहेंगे आपको। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नहीं, मैं कुछ आपने कहा है बात में जी, तुम्हें जाकर दुश्मन के आगे सर झुकाना होगा, क्योंकि तुमने अपने कबीले से बगावत की है। तो आपको उसी मोदी के सामने जाके नाक रगड़नी होगी, जिस मोदी को आप ये कहते थे कि देश के गरीबों से लाखों करोड़ रुपए लूट दिए पेट्रोलियम सेस के नाम पे, पेट्रोलियम पे टैक्स लेने ठीक है। मैं एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए एसएन सिंह जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, वैभव जी को फुल स्क्रीन लेकर आइए। एसएन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वो कहते हैं आप लोगों ने कोई नब्ज धर रखा है, कोई नब्ज दबा रखी है, जिसकी वजह से भाई ये हालत हो रखी है, सारे के सारे उठ के उधर से इधर आ रहे हैं। विवेक जी, एक कहावत है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन क्या करूं तुझे यकीन नहीं है। वही हालत है। बड़े चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। लेकिन आज भी देखिए कि कांग्रेस के मित्र अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं कि क्या हालात हो गए। आज देश की जितनी पार्टियां हैं उसमें अधिकांश पार्टियां इन्हीं में से निकली हुई हैं। इनके साथ रहने वाली एनसीपी भी इनके भ्रष्टाचार से अलग होकर अलग पार्टी बनाती है। टीएमसी इन्हीं के भ्रष्टाचार को गाली देते हुए निकलकर अलग पार्टी बनाती है, और इनकी से मित्रता करती हुई आम आदमी पार्टी का जन्म तो देश नहीं दुनिया के लोगों ने देखा। वो शीला दीक्षित और सोनिया गांधी को ही तो जेल में डालने के लिए आए थे। तीसरी बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस चिंता इस बात की नहीं कर रही। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे देश की आजादी देश के सभी लोग, सभी के पूर्वज, सभी के दादा परदादा ने किया, लेकिन कांग्रेस को घमंड हो गया। वो मान के चला। उन्होंने कहा, अब सुनिए भाई, मैं आपके बीच में बोला, अब सुनिए, बोलिए। कांग्रेस को ये लगा कि आजादी जो हुई है हमको उसकी कुछ वसूली करनी है। वो धीरे धीरे वसूली करने लगे। तो मुझे लगता है कि आज जो गौरव वल्लभ कहे, एक संत जो इनके यहाँ सबसे अच्छे प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा, स्वयं राजेश मिश्रा जी ने भी कहा, संजय निरुपम जी ने भी कहा कि कांग्रेस जो वास्तविक कांग्रेस थी वो कांग्रेस नहीं बची है। अब कांग्रेस कौन बची है? हिंदू धर्म को गाली देने वाले, भगवान राम का विरोध करने वाले। तो कहा गया है, साधु अवज्ञा करु फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। तो मैं इसको बदलते हुए कहता हूं कि भगवान राम के विरोध का फल ऐसा कि जरई कांग्रेस अनाथ कर जैसा। आज कांग्रेस अपनी विचारधारा के नाते, मेरी आवाज आ रही है? आज कांग्रेस अपनी विचारधारा के नाते जल रही है। उसको दूसरे की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी चिंता जरूर करनी चाहिए। अब तीसरी बात पे आता हूं। पूरी देश में दो पार्टियां थी, एक कांग्रेस, एक जनता पार्टी। उसी जनता पार्टी से निकली हुई बाकी सभी पार्टियां कभी इधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं। और जिसकी भी राजनीतिक मंशा होती है वो जानता है कि मुझे कहां जाना है, कहां अच्छा है, कहां बुरा है, किसकी नाव डूब रही है। जिसकी नाव डूब रही होती है लोग उससे किनारा कर लेते हैं। और आदमी नहीं, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी करते हैं। भाई जो पेड़ सूख रहा हो, पशु पक्षी दूसरे जगह चले जाते हैं। लेकिन एसएन सिंह जी, बड़ी बात पर आ जाइए। अब आती है विचारधारा, व्यक्ति।
अब मैं आपकी जल्दी मैं एक ही चीज क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ, अब होती है, हर पार्टी की एक विचारधारा होती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा, इससे पहले राम जन्म पे 370 पे जेडीयू की विचारधारा हमसे नहीं मिल रही थी, तो भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन ऐसी विचारधारा जो हिंदुओं को गाली देना, हिंदू तो होते ही नहीं है, सनातन तो डेगू मरे लिया है, भगवान राम की सत्ता ही नहीं है, जब ऐसे कार्य करेंगे तो राम को गाली देने वाले विभीषण तो भाई था, उसने साथ छोड़ दिया, कोई भी आपका साथ छोड़ जाएगा। इस नाते एसएन सिंह जी, ठीक बात है, आपकी पार्टी का पक्ष होगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस कांग्रेस को आप पानी पी पी कर कोसते हैं, सुबह से शाम तक आप कांग्रेस को भला बुरा कहते हैं, विचारधारा की लड़ाई कहते हैं, वही कांग्रेस, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता आपको इतने अच्छे लगते हैं कि आप पहले हाथ में उनको गले लगाकर अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, और न सिर्फ शामिल कराते हैं, अच्छे पोस्ट पर भी ले जाते हैं। कितना अच्छा सवाल है आपका। कांग्रेस एज ए क्या? कांग्रेस मतलब जो प्रवक्ता यहां बैठे हैं वो कांग्रेस है। कांग्रेस मतलब राहुल गांधी है। कांग्रेस मतलब एक विचारधारा जो साधुओं को बुलाती है। इंदिरा गांधी वो भी गोली चलाने का कार्य करती हैं, और जवाहरलाल नेहरू भी हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं। वही स्वर्गीय राजीव गांधी जी करते हैं, वही राहुल गांधी जी भी करते हैं। उस विचारधारा से नफरत है। और विवेक जी, मैं कह रहा हूं, हम तो जब कहे सबका साथ तभी समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी 7% वोट पाती थी, आज प्रदेशों में 60% वोट पा रही हो। किसकी पा रही है? भारत के लोगों की। इसमें कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, टीएमसी क्या, एनसीपी क्या, विचारधारा। मतलब आपकी लड़ाई गांधी परिवार से है, परिवारवाद से है, आप ये कह रहे हैं, विकासवादी विचारधारा को अपनाएगा। एसएन सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई परिवारवाद से, गांधी परिवार से को अपना तो हमारे साथ जी, आपकी लड़ाई गांधी परिवार से, परिवारवाद से। हमारी लड़ाई देखिए, एक बड़ा छोटा सोच होगा, किसी की लड़ाई व्यक्तिगत होगी। जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा, आप देखिए, लड़ाई विचार की होनी चाहिए, लेकिन दो बयान आप देखे होंगे इनके। सबसे बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता किसको गाली देते हैं? एक भद्र महिला को, हेमा मालिनी जी को क्या कहते हैं, वो शब्द आपके चैनल पर कोई कह नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के इनके एक नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री को डंडे से मारना चाहिए। ये विचारधारा है, हम उस विचारधारा से लड़ाई करते हैं। हमारे आज नेताओं के बीच जो भगदड़ हुई है उस पर बात कर रहे हैं। एसएन सिंह जी, मैं आपका जवाब लूंगा। जोशी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं, आ रहा हूं वापस। एक सेकंड, वैभव जी जवाब लेने के लिए आऊंगा, 5 मिनट रुक जाइए प्लीज। जोशी जी, आखिर क्या वजह है, विपक्षी गठबंधन साथी क्यों खोता जा रहा है? वैभव जी, खराब हो जाएगा, सारा डिबेट खराब हो जाएगा मैं बोलना शुरू करूंगा तो, इसलिए अपनी नहीं, अरे भाई साहब, कृपा कीजिए, हमारे डिबेट के ऊपर कृपा कीजिए। एसएन सिंह जी, वैभव जी, अरे भैया, हमारा डिबेट मत खराब कीजिएगा। मैं ये इस तरह से मत कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं, आप लोगों का अनुज हूं, आप लोग सब मुझसे बड़े हैं, प्लीज हमारा डिबेट मत खराब कीजिए। बहुत मुश्किल से डिबेट कंडक्ट कराता हूं, बड़ी मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है, स्टोरी बनाता हूं, बहुत मेहनत से लेकर आता हूं, बहुत लोगों का मैन पावर लगता है जी। ठीक है, जोशी जी, ठीक है। एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं। जोशी जी, देखिए विवेक जी, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और पक्ष विपक्ष के लोग अपनी सीटें छोड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के दलों में जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से आपका जो प्रश्न है वो भी जायज़ प्रश्न है। हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस के लंबे समय से, कई दशकों से स्टूडेंट हैं, वो ये बात मानते ही चिंता का विषय है। लेकिन ज़्यादा चिंता का विषय किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो सत्ता में 10 साल से बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि देश का अमृत काल आ गया है जी। चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कानपुर हो, और चाहे मैं जिस जगह से डिबेट कर रहा हूँ गाजियाबाद हो जी, वहाँ के सांसद लिख के देते हैं कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जब देश याद करेगा आज के युग को, तो याद करेगा कि एक लोग थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। वो उस पार्टी से लड़ रहे थे जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेता है। चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या ऑन कैमरा आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में होती है, और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एक भ्रष्टाचार की नई योजना देश में लागू करते हैं आदरणीय मोदी जी। पहले डंडा, सीबीआई इनकम टैक्स का, ईडी का डंडा, और डंडे के बाद चंदा, और फिर उसके बाद उनको धंधा मिलता है। तो ये डंडा, चंदा और धंधा, ये भ्रष्टाचार की जो नई
परिपाटी मोदी जी लाए हैं, हम लोग इनके खिलाफ लड़ना है। नहीं, ठीक बात और है, निश्चित तौर पे जो जोशी आज जी, वो जो लड़ाई है, जी, वो आपका एजेंडा, आपकी लड़ाई, आपकी राजनीतिक लड़ाई। लेकिन ये जो डंडा चंदा और धंधा आपने बताया, जो आपने एक लॉजिक दिया, क्या ये गौरव वल्लभ भी उसी में शामिल होने चले गए, विजेंद्र सिंह भी उसी में शामिल होने चले गए, संजय निरुपम शिंदे गुट में जाने की खबर है वो भी वही करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चले गए, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, कई नेता हैं, क्या सब लोग यही करने जा रहे हैं? मैंने कहा ना, देश क्या याद करेगा। आज जो विवेक जी आपकी जो बहस है ना, एक दिन इतिहास बनेगी, और इतिहास जब बनेगी तो उसमें लिखा जाएगा कि कौन भ्रष्टाचार के साथ थे और कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, कौन भ्रष्टाचारी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे और कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मुद्दा मैंने बताया, चंडीगढ़ की लूट को मैंने बताया, जो कि हमें और आपको जितने पैनलिस्ट हैं उनको न्याय मिल पाया मोदी जी के भ्रष्टाचार से। अगर सर्वोच्च न्यायालय ना होता तो हमें न्याय नहीं मिल पाता। नहीं तो आपके साथी तो ये लड़ाई है, लड़ाई बड़ी है। आपके साथी जयंत चौधरी आरएलडी भी क्या इसी हवा में चले गए, डंडा चंदा और धंधा वाले हवा में? मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, जी, जयंत चौधरी जी को बुलंदशहर में डंडे किसने पाड़े? आदरणीय योगी जी ने पाड़ा। और अमित शाह और उनके जो पिताजी थे आदरणीय अजीत सिंह जी, उनके सामान को फाड़ फेंक दिया बंगले से, ये भारतीय जनता पार्टी ने फेंक दिया। और वो चरण सिंह जी का अपमान था, वो देश कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वो माननीय जयंत जी का जो अपमान था, उन्होंने कहा था ये मेरा अपमान नहीं है, किसान का अपमान है। जब आदमी स्वाभिमान की राजनीति नहीं करता, सत्ता की मलाई की राजनीति करता है, तो ज्यादा समय तक राजनीति कर, संघर्ष का रास्ता सभी लोग नहीं कर सकते हैं। सत्ता की मलाई सबको अच्छी लगती है, एसी कमरे में बैठ के राजनीति सबको अच्छी लगती है, क्योंकि सत्ता का जो संघर्ष होता है वो करने का जज्बा बहुत कम लोगों में। जी जोशी जी, आपके पास वापस आ रहा हूं, रोहित अग्रवाल जिसका जवाब देंगे, आरएलडी पार्टी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी, आपका जवाब, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास में आ रहा हूं। देखिए विवेक भाई, एक बात आपको और हमको समझनी पड़ेगी कि कभी आप उस ट्रेन की टिकट खरीदते हो क्या जिसका स्टेशन ना पता हो? कभी उस ट्रेन की टिकट आप नहीं खरीदोगे कि साहब ये ट्रेन किस दिशा में जा रही है, जो पता ही ना हो हमें कि कहाँ जाना है इसको, कहाँ क्या उद्देश्य है इसका और क्या इसका गणतत्व है। तो आज विपक्ष की स्थिति वही हो चुकी है। आप देखिए स्थिति क्या है, सुबह टिकट अनाउंस करो, शाम को बदल दो, पर्चा किसी और से भरवा दो, अगले दिन किसी और को भेज दो भरने के लिए पर्चा। हेलीकॉप्टर से रामपुर पर्चा भेजा जा रहा है, आज मेरठ भी हेलीकॉप्टर से पर्चा गया है। मतलब आप 5 साल तक विपक्ष में रहते हो, आपके पास काम क्या था? आपके पास काम तो यही था ना कि जनता के लिए संघर्ष करो और अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपने कैंडिडेट्स को भैया पहले से डिसाइड कर लो कि भैया किसको टिकट लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना है। अब जब चुनाव भी घोषित हो गया उसके बाद भी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गैर राजनीतिक यात्रा लेके निकल जाते हैं, आज पार्टी के अंदर कोई नेता नहीं बचा है। और प्रेम कुमार जी, रोहित जी को और जोशी जी को स्क्रीन पर लीजिएगा एक साथ। जी रोहित जी, आपका जवाब पूरा कीजिए। तो तो देखिए स्थिति ये है कि अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऐसे कह रहे थे जैसे कि सब सत्य बोल रहे हों वो, परंतु सत्य बोलते बोलते उनके फैक्ट्स ही गलत हो गए। भाई साहब, माननीय जयंत चौधरी जी को बुलंदशहर में लाठियां नहीं पड़ी थी, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने गए थे तब लाठियां पड़ी थी, और वो लाठियों के निशान हमारी गवाही दे रहे हैं कि हम संघर्ष कर रहे थे जब विपक्ष में थे। तो आप नहीं कर रहे थे, आप ट्विटर पे संघर्ष करते हो, इसीलिए आज दशा आपकी ये हो गई है कि सुबह कोई और कैंडिडेट, शाम को कोई और कैंडिडेट, अगले दिन कोई और कैंडिडेट, पर्चा कोई और भरेगा। अब तो स्थिति ये है कि जिसकी टिकट कट रही है वो अपने आप को भाग्यशाली समझे कि भाई बच गया वो, क्योंकि अगर उसकी टिकट अगर रह जाती तो भैया हश्र क्या होने वाला है चुनाव में वो हम सबको पता है। ये मुझे याद है जब हम इनके साथ थे गठबंधन में, हमारा सीटों का बंटवारा हो रहा था तो हमसे पूछ रहे थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैंडिडेट कौन होगा। आज जनता इनसे पूछ रही है, समय की ऐसी मार पड़ी कि अखिलेश यादव जी आपका कैंडिडेट कौन होगा ये तो बता दो। रामपुर में कौन सा कैंडिडेट है? एसटी हसन साहब कैंडिडेट है कि रुचि मीणा कैंडिडेट है? ये अतुल प्रधान जी चुनाव को लेकर विजन किया था, रोहित अग्रवाल जी आप ये कह रहे हैं। जोशी जी 10 सेकंड आपका कंक्लूजन, फिर मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी थोड़े नाराज लग रहे हैं मुझे। विजन क्लियर होना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है रोहित भाई। जोशी जी देखिए मैं लोकदल के साथी को सुन पा रहा था, समाजवादी लोग 0 से 8 तक इनको पहुंचाने का काम करते हैं, आज भर भर के गाली दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप वहां गए थोड़े समय बाद, इतिहास क्योंकि राजनीति में लोकदल ने किया है मेरे भुवन भाई।
आप क्यों नहीं समझते हो? 47 से सर, 111 आप पहुंचे, राष्ट्रीय लोकदल की बदौलत था। आज क्या स्थिति है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट नहीं संभल रहे आप। रोहित भाई सुन लेते हैं। मेरे मित्र, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हो, लेकिन सच तो कभी बोलो, स्टैंड लो ना, स्टैंड लो और बोलो कि अतुल प्रधान भी पीडीए का हिस्सा थे। ठीक है रोहित जी ठीक है। पीडीए की टिकट जोशी जी जल्दी से प्रेम कुमार जी वेट कर रहे हैं। आते हैं, ये अपराध है अतुल प्रधान का। रोहिल जी, पहले तो एक अच्छी स्वस्थ डिबेट के लिए मैं कभी आपको इंटरप्ट नहीं करता, इतना सम्मान आपस में बना रहना चाहिए, पहला विषय। दूसरा विषय मैं बताना चाहता हूं, 0 से 8 हमने कामरे का काम करा। आप पहले क्या थे आपको पता है। दूसरा विषय मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, टिकट 47 से 111 समाजवादी पार्टी को पहुंचाने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया। ठीक है रोहित जी जल्दी से, जोशी जी जल्दी से पूरा कीजिए ना, प्रेम कुमार जी वेट कर रहे हैं। सर मैं बताना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि लोगों का जो विश्वास है वो समाजवादी पार्टी में, टिकटार्थी हमारे पास है। लेकिन हमने क्या देखा कानपुर में, क्या देखा गाजियाबाद में, ये देखने का काम करा कि सत्ताधारी पार्टी के टिकट वापस हो रहे हैं। हम तो विपक्ष में, हमारे यहाँ टिकट की लाइन लगी हुई है। ठीक है आपके यहाँ टिकट की लाइन लगी है प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं एनडीए में, लेकिन लाइन तो उधर बीजेपी के यहाँ मुझे ज्यादा दिख रही है। प्रेम कुमार जी फिर से अभी नाम गिना हो तो फिर थोड़ा वक्त लग जाएगा, वो रिपीट भी हो जाएगा। तो आपने नाम सुनी लिया हो, चूंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, नाम की लिस्ट आपके पास भी होगी। कोई हो सकता है कि आपके पास भी कोई, मैंने जो वैभव जी से सवाल पूछा था, पता चले आप भी कहीं किसी तरह का कोई ऑफर हो आपके पास, आप भी चले जाएं, कल को मैं आपसे भी सवाल ना पूछ पाऊं। प्रेम कुमार जी, ये कोई नई बात नहीं है, पत्रकार भी राजनीति में जाते रहे हैं, तो ये कोई अचंभा नहीं हो जाएगा। लेकिन एक पार्टी का बीजेपी में जाइएगा क्या? में जाना, प्रेम कुमार जी बीजेपी में जाइएगा क्या? नहीं, मैं अब जब ये मैं बोल दूंगा तो मुझे ऑफर देंगे ही नहीं ये एसएन सिंह जी, बोलेंगे कि ये तो ललायत आदमी है बीजेपी में आने के लिए। तो मैं भी तो अपना भाव बना के रखूंगा ना। नहीं ठीक बात है, कई लोगों ने बनाया, चिंता है उनको, जनता की चिंता है, उनको दिख रहा है विजन की, कई लोगों ने बनाया है, प्रेम कुमार जी भी बना रहे हैं, अच्छी बात है। प्रेम कुमार देखिए जी प्रेम कुमार जी बोलिए। देखिए मैं एक बात कहता हूं कि अक्सर हम उस समय चर्चा करते हैं जब कांग्रेस से लोग छोड़ते हैं। अभी हाल की कुछ घटनाएं याद कीजिए ना। भाई चूरू में कस्बा जी सांसद थे, ये लोग कोई सांसद नहीं है, नवाज वल्लभ जी हैं ना बाकी 2 लोग हैं, लेकिन सांसद गए बीजेपी छोड़ के। अजय निषाद जी मुजफ्फरपुर से सांसद आके कांग्रेस में आए, विजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद कांग्रेस में आए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, ये चुनाव के समय में होता है, हम ये कह रहे हैं। लेकिन हम कहने लगते हैं कि कांग्रेस को सब छोड़ के भाग रहे हैं, और भाग तो बीजेपी से भी रहे हैं। और मुख्य बात यह है कि विपक्ष तो कमजोर होता है ना, उससे तो सत्ता पक्ष की ओर पलायन एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि उधर शायद जीतने की संभावना हो, जैसा कि कह रहे थे हमारे साथी। लेकिन जब सत्ता पक्ष से विपक्ष की ओर आ रहा है, इसका मतलब है कि लहर बदल गई है क्या? विपक्ष जीत रहा है क्या? कि सत्ता पक्ष के सांसद छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं, आज शिवसेना में आए हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी के सांसद। ये क्या हो रहा है? कर्नाटक में पूर्व सांसद कांग्रेस में आए। ये आप पूरे मूल्यांकन करेंगे, संख्या कहीं कम नहीं है। विपक्ष के पास अगर थोड़ा कम भी हो तो महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं। लेकिन गौरव वल्लभ जी तो जमशेदपुर चुनाव हारे, उदयपुर चुनाव हारे, और इस बार कल टिकट फाइनल हुआ। बॉक्सर नहीं, आप कह रहे हैं गौरव जी महत्वपूर्ण नहीं है, बॉक्सर विजेंद्र सिंह महत्वपूर्ण नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया महत्वपूर्ण नहीं थे, मिलिंद देवड़ा महत्वपूर्ण नहीं थे, अशोक चौहान ज्यादा महत्वपूर्ण है जो सांसद हैं। अशोक चौहान पूर्व सीएम कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है जो सांसद है। प्रेम कुमार जी, अशोक चौहान पूर्व सीएम वो भी महत्वपूर्ण नहीं थे। विवेक जी, मैं वो नहीं कह रहा हूं, आप नाम लेकर इंगित कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लगा हुआ है तो निश्चित रूप से बड़े हैं, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष से सत्ता पक्ष की ओर जाना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, लेकिन सत्ता पक्ष से अगर विपक्ष की ओर जाने लगे तो समझिए राजनीति की हवा बदल रही है। ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, एसएन सिंह जी इसका जवाब देंगे आप? आपकी तरफ से पलायन क्यों रहा है? कुछ नामों को जो प्रेम कुमार जी ने गिनाया है। नहीं, एक तो आपने बता दिया था कि चाहे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हों या पंजाब में हों, बहुत सारे ऐसे जगहों पे हुआ। लेकिन मैं तो प्रेम जी को एज ए मित्रत्व एक सलाह दूंगा कि तुलसीदास जी को, हालांकि ये लोग तुलसीदास जी को गाली देते हैं, किताब जलाते हैं, नहीं तो उन्होंने लिखा है, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भयास
राज धर्म धन तीन कर होई बे गई नाश। अगर निश्चित तौर पे आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मददगार प्रवक्ता हैं, मददगार राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आपको चिंता करनी चाहिए, आपको सच्चाई बतानी चाहिए कि क्या ऐसी बात हो गई कि केंद्र में एक लोगों की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में एक लोगों की 4-4 बार सरकार रह गई, आपकी नाव डूबने लगी। उसका कारण जानना चाहिए। वही कारण जो सब लोग छोड़ के आके एक स्वर में कह रहे हैं कि इस देश में बहुसंख्यक को गाली देकर अब आप नहीं रह सकते, हिंदू और सनातन को गाली देकर नहीं रह सकते हैं, भगवान राम को नहीं मानकर आप किसका वोट लेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मित्र ने बहुत अच्छी एक बात कही, भ्रष्टाचार। अच्छा है भाई, यादव सिंह के भ्रष्टाचार को हमने नहीं कहा, आप कहां तक गए, हाईकोर्ट तक। हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया कि आपको यहां आने की क्या आवश्यकता, यादव सिंह एक कर्मचारी है और आप सरकार है, आपको उसको बचाने की क्या आवश्यकता। गायत्री प्रजापति जी बोलिए बोलिए एसएन सिंह जी बोलिए। गायत्री प्रजापति जो स्वयं कहता है कि हम 350 रुपए के मालिक हैं, वो 3000 करोड़ का मालिक हो जाता। मैं तो अपने मित्र बड़े भाई को कहूंगा कि भाई आपसे बढ़िया तो अखिलेश यादव जी थे कि गायत्री प्रजापति को हटा दिए, लेकिन आपके जो बड़े भाई थे आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा कि नहीं वो वसूली कहां से होगी, बोरा कैसे भरेगा, फिर आप गायत्री प्रजापति को ले आ देते हैं। और रात को टार्च बार के तमाम बड़े चैनलों ने दिखाया जब नोएडा अथॉरिटी में जमीनें लाट हो रही थी। तो मैं कह रहा हूं मेरा चरित्र, आपका चरित्र, सभी पार्टियों का चरित्र खुला हुआ है। तब भी राजनीतिक पार्टियां थी, क्या करती थी। प्रेम कुमार जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई सब लोगों ने बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए जो नेता वो शामिल हो रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित है, बोले भयास जी, राज धर्म धन मोदी की गारंटी से प्रभावित है। प्रेम कुमार जी, मैं कह रहा हूं कि एसएन सिंह जी सरकार रिपीट करने का उदाहरण रखते हुए विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, तो राजस्थान में क्यों नहीं आप रिपीट कर पाते। दिल्ली में 30 साल हो गए, आप वापस नहीं हो पाए हैं। आपकी 40 साल 1984 के बाद से पार्टी का लाइफ है। इस दौरान अभी 10 साल में आपने जरूर कुछ सरकारें जीती हैं, बार बार जीती हैं, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण ले, लेकिन भरे पड़े उदाहरण जहां आप रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए ये सिर्फ विपक्ष पर लागू नहीं होता है। जी ठीक है, वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एसएन सिंह जी में आ रहा हूं, कलेक्टिवली आंसर लेने के लिए आ रहा हूं। एसएन सिंह जी प्लीज एक सेकंड, वैभव जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। वैभव जी, एसएन सिंह जी कह रहे थे कि साधु की अवज्ञा नहीं, भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अवज्ञा किसने किया, पूरी सरकार ने किया। आप सनातन की बात तो ना ही कीजिए, क्योंकि वो सनातन के शिखर पुरुष हैं। दूसरी बात वसूली की आप कह रहे थे, वसूली भाई आजादी की वसूली हमने नहीं की, हमने भूखे नंगे उस भारत देश को जहां की 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी मंगल तक पहुंचा के तब आपको दिया। नहीं, आई ऑब्जेक्ट क्या भाषा है। रोहित अग्रवाल जी को लेकर आए स्क्रीन पर वैभव त्रिपाठी के पास, वैभव त्रिपाठी के साथ, वैभव त्रिपाठी के साथ सोच है। इसी कारण से आज कांग्रेस इसीलिए समाप्त पार्टी बनती चली आ रही है। आई ऑब्जेक्ट, भारत में इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करने देंगे हम आपको। जिस डिबेट के हम हैं, ये सोच है कांग्रेस की, ये मानसिकता है कांग्रेस। कहां से कहां चले गए भाई वैभव। रोहित अग्रवाल जी, वैभव त्रिपाठी को एक स्क्रीन पर लाइए। एसएन सिंह जी इसका जवाब लेने में आपके पास आ रहा हूं। वैभव त्रिपाठी, रोहित अग्रवाल जी एक स्क्रीन पर प्लीज जल्दी। तो शुरू से ही आप बोलते हैं मैं भी मुर्गा नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। आपने आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हक मिल जाता है भारत को गाली देने का, भारत का अपमान करने का आपको हक मिल जाता है। दोनों मेहमानों को सिर्फ एक स्क्रीन पर रखिए प्लीज। कांग्रेस नेता विहीन होती चली जा रही है आज कांग्रेस। रोहित अग्रवाल जी ठीक है, रोहित अग्रवाल जी रोहित अग्रवाल जी, वैभव त्रिपाठी जी, वैभव त्रिपाठी जी, आपने कहा एक भूखे नंगे देश को हमने माफी मांगे, भूखे नंगे देश को हमने क्या, इस बात पर आपको माफी मांगनी चाहिए। जी ठीक है, जनता से माफी मांगिए वैभव जी। वैभव त्रिपाठी सुन लीजिए, ऐसा है कि अगर इसी तरह डिबेट करानी है विवेक जी तो पहले बता देते, मैं बोलने नहीं देता इनको। अगर भारत को कोसोगे तो इस तरीके से नहीं, इससे बुरा हश्र होगा कांग्रेस का। अगर भारत को कोसोगे तो इससे बुरा हश्र होगा कांग्रेस का। आज कांग्रेस रोहित अग्रवाल जी हो गई है, उत्तर प्रदेश में कहीं आपका अस्तित्व दिख नहीं रहा है। आप भारत को गाली दोगे, आप भारत रोहित अग्रवाल जी सवाल में वैभव त्रिपाठी जी से ले लेता हूं। शर्म आनी चाहिए आपको, वैभव त्रिपाठी जी, आपको भारत वैभव त्रिपाठी जी, रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी, इसलिए कांग्रेस के नेता रोहित अग्रवाल जी जा रहे हैं। वैभव त्रिपाठी जी को मेरे साथ स्क्रीन पर लाइए। वैभव त्रिपाठी जी ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी आप अपनी बात रखिए।
लेकिन आपने ये बात किस संदर्भ, वैभव त्रिपाठी जी आपने ये बात किस संदर्भ में रखी कि हमने एक भूखे नंगे देश को, क्या ये घमंड है या फिर नहीं, आपने ये लाइन क्यों कही, इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन दर्शकों को बताइए, आपने क्यों कहा ये? मैं बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं कि हमने देश की आजादी जब लड़ी ना, तो देश में लोगों के पास खाने का नहीं था, कपड़ा नहीं था पहनने को। हमने वो देखा है, बाप दादा से सुना है कि जब कोई आदमी मर जाता था तो ब्लॉक से मार्किन का कपड़ा आता था कफन के लिए, वो देश था। यहाँ सुई तक नहीं बनती थी और हमने वो चीज बनाई कि मंगल में पहले अटेम्प्ट में हम मंगल फतेह कर गए। वो बात मैं कह रहा हूं। जी वो देश के लोगों ने निर्माण किया है। यस। बाकी 5 किलो राशन मोदी ने अपने घर से दे दिया और कांग्रेस ने जो किया वो देश के लोगों ने किया, मान लिया देश के लोगों ने किया, हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बात ये सुनिए ना, इन्होंने वसूली की बात कही, देश को उस स्तर से जहां सुई तक नहीं बनती थी, भूखा था देश, हमने सरप्लस अनाज का भंडारण किया, हमने देश को विकासशील देश तक पहुंचाया, हमारी एक अर्थ शक्ति है वहां तक पहुंचाया। और कांग्रेस के पास आज देश में अपने कार्यालय तक नहीं है। अगर हमने वसूली की होती तो 5 साल में जो भाजपा की सत्ता ने पूरे देश के 600। ठीक है, रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, मैं रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूँ जी। आप समय पूरा दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। 600 कार्यालय इन्होंने बना दिए और एक दिल्ली में 7 सितारा होटल बना दिया 1400 करोड़ का। हमने वसूली नहीं की, हमने देश बनाया। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात कहना वैभव त्रिपाठी जी की हमने इस देश को यहां तक पहुंचा दिया, ये ऑब्जेक्शनेबल तो है। हमने ही बनाया नहीं, बिल्कुल। और ये आपका विश्वास है या फिर अति आत्मविश्वास है? रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं? रोहित अग्रवाल जी, हम देश के साथ हैं। रोहित जी जो फिर भी तो आपको नेता छोड़ रहे हैं ना, ये बात भी तो उतनी सच्चाई है वैभव त्रिपाठी जी। नहीं, विवेक जी बड़ा दुख होता है, विवेक जी बड़ा दुख होता है जब इस तरीके के घटिया नेता भारत माता का अपमान करते हैं। रोहित जी पर्सनल रिमार्क्स नहीं प्लीज, बहुत दुख होता है। नहीं पर्सनल रिमार्क्स नहीं प्लीज। पर्सनल रिमार्क नहीं, मेरी भारत माता का चीरहरण करोगे और मैं पर्सनल रिमार्क नहीं कर सकता। अरे आपको खाली गांधी परिवार की वंदना में आप इतना अंधे हो गए हो कि आप भारत माता का अपमान करोगे डिबेट में बैठ के। आप इसीलिए आपके सामने आ गया कि क्यों कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को बचाना ये किसी का उद्देश्य नहीं है, देश को बचाना उद्देश्य है, देश की जनता की सेवा उद्देश्य होता है। पर कांग्रेस चाहती है कि सिर्फ गांधी परिवार को बचाओ, सिर्फ कांग्रेस को बचाओ, कांग्रेस को सत्ता में लेके आओ। इसीलिए आज शायद स्थिति ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं कि वो भारत माता का चीरहरण जो बात वैभव त्रिपाठी ने कही वो बड़ी सीरियस बात है। देखिए, दुखद है। एज एन एंकर मैंने अपने लगभग 1.5 दशक के करियर में इस तरह का रिमार्क पहली बार मैंने सुना है, इसलिए मैं सबका पक्ष जानना चाहता हूँ। प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद एसएन सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर भुवन जोशी आपके पास आ रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, हमारे देश आपकी क्या राय है? क्या यही वजह है कि कांग्रेस को नेता छोड़ रहे हैं? वैभव त्रिपाठी जी प्लीज होल्ड कीजिएगा। के स्तन पे हाथ रखती है अमित शाह की पुलिस, ठीक है। जाके चाटने लगते हो। वैभव त्रिपाठी जी, देखिए वैभव त्रिपाठी जी प्लीज, नहीं ऐसे नहीं होता। एक विवेक, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपना रिमार्क रख दिया, मैं उस पर गेस्ट का रिएक्शन लूंगा। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। वैभव त्रिपाठी जी होल्ड कीजिएगा प्लीज। प्रेम कुमार जी, क्या यही वजह है? जी क्या देखिए, ये इस तरह का रिमार्क क्या होना चाहिए? क्या ये इस बात से नहीं सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक ही पार्टी से छोड़ करके लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, वैभव त्रिपाठी जी ने दल बदल के उदाहरण मौजूद है। नहीं, वो बात ठीक है, वो बात आपने कह दी। वैभव त्रिपाठी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये एक भूखा नंगा देश था, हमने इसको एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया और आपके हाथों में सौंप दिया। ये उनका कहना है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या सच्चाई वाकई ऐसी थी? क्या ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास और अहंकार दर्शाता है, इसी वजह से नेता छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? नहीं, उन्होंने स्पष्ट भी किया वैभव जी ने कि आजादी से पहले के समय की स्थिति भूखे नंगे वाली थी और उसके बाद जो
हमारी आजादी के बाद की पॉलिसी रही, तो हम आज इस अवस्था में पहुंचे हैं कि देश की 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो एक लंबा सफर रहा है और इसमें आप कांग्रेस को दे दें ये जिम्मेदारी, या बीजेपी को दे दें, या गठबंधन की सरकारों को दे दें, लेकिन ये देश की सरकारें हैं। और ये सच है कि आजाद हिंदुस्तान जब हुआ तो तीसरी दुनिया के बहुत सारे देश इस दुनिया में आए, आजाद हुए, लेकिन उसमें आज भारत ज्यादा डेमोक्रेटिक देश है, भारत ज्यादा और कई मामलों में संपन्न है। तो ये इसके लिए कोई पार्टी गौरव कर सकती है, बीजेपी भी गौरव करती है, कांग्रेस भी गौरव करती है। ठीक है, मैं एसएन सिंह जी के पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो प्रेम जी को कहूंगा कि निश्चित तौर पे आप राजनीतिक विश्लेषक की तरह आज बात करनी चाहिए। देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है कि भारत को सभी लोग कहते थे सोने की चिड़िया है, और दुनिया के लोग भारत की तरफ तभी आकर्षित हुए जब संसाधनों से भरा, वैभव से भरा, अद्भुत संस्कृतियों से भरा हुआ भारत को देखे। लेकिन आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए भैया, आप सुन लीजिए, आप बहुत छोटे विचार के हैं, बहुत छोटे विचार के। आप सुनिए, अपने विचार को बदलिए। आप सुनिए, आपका नाम एसएन सिंह नहीं है, विवेक जी ने एसएन सिंह से पूछा, आप सवाल का जवाब तो देने दीजिए। आप इतनी बात आप सुनिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, हमारे मित्र जो कांग्रेस के बोल रहे हैं, इसी विचारधारा को बदलना है। जो चौरी चौरा में कांड होता है, वहां पे नेहरू परिवार से कोई नहीं जाता है, भारत के लोग जाते हैं। जो देवरिया जिला के पैना गांव अपने आप को बलिया आजाद कर लेता है, जो जलियांवाला बाग कांड होता है, भारत के लोग जाते हैं। राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट, सबको नेहरू परिवार नहीं मानना चाहिए। संपूर्ण भारत के लोग भारत की आजादी के लिए लड़ाई लगे। अब उस लड़ाई की वसूली आप इस नाते 70 साल करते रहे। अब इनको चुप कराइए भाई। विवेक जी, कोई देख के हंसेगा। आप पढ़िए, जानकारी रखिए, लोग हंस रहे होंगे आप पे, लोग हंस रहे होंगे। वैभव जी आ रहा हूं। जब ये देश आजाद हो रहा था, जब ये देश आजाद हो रहा था, उसी समय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट अंग्रेजों का बनाया हुआ है, उसी समय कनॉट प्लेस था, उसी समय सड़कों का जाल था। लेकिन क्या हम उनको रखना चाह रहे थे? उस समय ट्रेनों का विस्तार हुआ था, क्या हम उनको रखना चाह रहे थे? नहीं, क्योंकि वो हमारे नहीं थे, हमारी विचारधारा के नहीं थे। इसी तरह से आपकी पार्टी को जन्म अंग्रेजों ने इसीलिए दिया। तब हम नहीं, बाल लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जी, ये सब आपकी विचारधारा से अलग हुए। सबको छोड़ दीजिए, भीमराव अंबेडकर जी आपकी विचारधारा से अलग हो गए। अब आप कहेंगे नहीं, सुभाष जी का तो कोई योगदान नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि आज चर्चा इस पे नहीं हो रही, चर्चा इस पे हो रही कि देश में इतने दिनों तक हुकूमत करने वाली, भाई आपकी गाड़ी पटरी पे तभी तो चल रही थी जब देश की जनता विवेक जी इनको वोट कर रहा था। लेकिन आपकी गाड़ी इसीलिए उतर गई कि आप एक की खुलेबंदी, दूसरे की नसबंदी करने लगे। आप एक के लिए, धर्म के लिए अलग कानून ले आए, दूसरे को परेशान करने लगे, हिंदुओं को आतंकवादी कहने लगे। आपके नेता कहते हैं हिंदू लड़के तो लड़की छेड़ने जाते हैं। इस विचारधारा के नाते हम नहीं कह रहे हैं। इसके पहले एंटोनी जी ने कहा, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी ने भी कहा है कि कांग्रेस को अपनी विचारधारा बदलनी होगी। विवेक जी आज इस बात को लेकर डिबेट कर रहे हैं हमसे। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करके क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी 7% वोट पाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी 55-60% वोट पा रही है। के पास आ रहा हूं। तो जो हमको वोट नहीं देते थे उनको क्या हम दुश्मन मान ले? वो सब कांग्रेस को वोट देते थे, उनको हम अपना बनाने का कार्य किया। ठीक है, आज भी जोशी जी आप लोग अपना ही बना रहे हैं। आज वैभव जी और हमारे में सिर्फ विचारधारा की विवेक जी लड़ाई है। आज भी आप अपना ही बना रहे हैं। वैसे मिले तो हम इनसे गले न मिले। बिल्कुल कि दुश्मनी हो तो इतना ख्याल रखा जाए कि जब कभी गले मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं वैभव जी मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जोशी जी काफी देर से वेट कर रहे। जोशी जी, एक बात जो कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी ने कही कि भाई उस समय खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी, पहनने ओढ़ने की बड़ी दिक्कत थी। 1947 में देख पा रहा हूं भारत की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी और हमारी जो कुल जीडीपी थी वो 3.25 लाख करोड़ की थी। आज 235 लाख की करोड़ की है और आबादी 140 करोड़ की है। तो ऐसा नहीं था कि बहुत दिक्कत थी, हमने पाकिस्तान को पैसे दिए थे तब जाके पाकिस्तान ने अपने लिए सामानें खरीदनी शुरू करी थी। उसी समय की बात है, ये बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। तो ये उसमें मुझे लगता है कि एक्सेजरेट किया गया है।
लेकिन आखिर भुवन जोशी जी, सवाल यह कि 24 के पहले जो बात जोशी जी भी, एसएन सिंह जी भी कह रहे थे कि भाई 24 के ठीक पहले, आखिर विचारधारा की लड़ाई में दो पार्टियों में दो अलग अलग विचारधारा होती है, तो इतने बड़ी संख्या में नेताओं के विचारधारा बदलने के मायने क्या है? देखिए, आज जो आपने मुद्दा चला है, पहले तो मैं आज़ादी के आपने जो से जुड़ा जो मुद्दा बताया, जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जवाब दिया, जितना मेरा पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन है और जितना मेरा 3 दशक का राजनीतिक जीवन है, तो मैं इतना समझ पाता हूँ, जितना मैंने इतिहास को पढ़ा है, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, वहाँ जो हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो जीर्ण थी और सरकारें आई, सरकार आई, कांग्रेस की आई और गठबंधन की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी का मोदी युग से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार आई। मुझे लगता है कि सभी ने अपना अपना योगदान इस देश के निर्माण में दिया। इस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आज असल में जो बहस होनी चाहिए, जिसका आज मुद्दा है 2024 का जो चुनाव है, हम लोग तो केवल धरातल के लोग हैं, हम समाजवादी लोग, हम लोग तो उन बातों को कहना चाहते हैं जो आदरणीय मोदी जी ने इस 140 करोड़ के लोगों से कहा और जिस पर मोदी जी की गारंटी पर इस देश के युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने वोट देने का काम करा। और जो वादे थे वो वादे बाद में अमित शाह जी आके देश को बोला कि ये वादे मोदी जी के झूठे थे, ये केवल चुनावी जुमला था। और अब ये मोदी जी फिर वही नई गारंटी लेके आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि 2 करोड़ नौकरी का हिसाब हुआ, 20 करोड़ नौकरी आनी चाहिए थी 10 साल में, वो कहाँ पर वो नौकरियां हैं? युवा पूछ रहा है, युवा पीटा जा रहा है नौकरी के नाम पर, युवा धरने पे बैठ रहा है, पिटाई खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। कन्नौज के बालक ने करी और बेटी ने करी, हमारी बेटी ने करी आत्महत्या जब पुलिस की परीक्षा लीक हुई उत्तर प्रदेश में। मैं पूछना चाहता हूं, उस किसान के वादे का क्या हुआ जिसकी आय दुगनी करने के लिए आदरणीय मोदी जी आए थे? किसानों को हत्या करी गई और भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा हत्या करी गई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनका कीलों से स्वागत हुआ, उनका आंसू गैस से स्वागत हुआ। मोदी जी से देश से पूछना चला, बात हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, हम लोगों ने क्या देखा? मणिपुर में डबल इंजन की सरकार में बेटियां पूछ रही हैं, माताएं पूछ रही हैं, क्या हुआ पहलवान बेटी के साथ, क्या हुआ हाथरस की दलित बेटी के साथ, क्या हुआ कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी के साथ? ये देश ने देखने का काम करा। आज आपके और बहुत हुई महंगाई की मार कह के आए थे आप, बड़ा बड़ा सिलेंडर आपके केंद्रीय नेता मंत्री उठा लेते थे। आज क्या स्थिति आपने देश की कर दी? 400 सिलेंडर को 1000 रुपए पार आपने करने का काम करा। तो ये जो मोदी जी के जो वादे थे, जोशी जी वादे थे, सर मैं लास्ट कंक्लूजन कर लूं सर। ये जो मोदी जी के जो वादे थे, वादे बाद में बन गए अमित शाह जी के द्वारा जुमले, और जुमले को अब ये नई फॉर्म में 2024 में लाए हैं गारंटी। अब देश इनसे निजात पाना चाहता है और निश्चित तौर में देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। गौरव वल्लभ जी भी सेम यही बातें किया करते थे 1 महीने पहले तक टीवी डिबेट में बैठकर। अब आप मेरी बात सुनकर मुस्कुराएंगे, मुझे पता है। विजेंद्र सिंह का ट्विटर प्रोफाइल उठाकर देख लीजिए, आपकी एक भी आरोप से इतर कोई आरोप उन्होंने लिख दिया हो। उन्होंने पिछले मुझे लगता है 5-7 सालों में तो कोई किसी मुद्दे पर छोड़ा ही नहीं होगा कि मोदी सरकार को, जिन जिन मुद्दों पर लिखा। विवेक जी, जोशी जी, ये विवेक जी मुझे इसके बाद जी गारंटी वाली बात जो ना, ये जो अभी तक आलोचना, अभी तक सवाल किए जा रहे थे, वही उधर क्यों चले गए? सवाल इस बात का। जी विवेक जी, मुझे इसके बाद आप मौका मत दीजिए, मुझे कम बोलना होता है, ठीक बोलना होता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है। एक सुविधा की पॉलिटिक्स होती है और एक संघर्ष की पॉलिटिक्स होती है। जो लोग संघर्ष की पॉलिटिक्स पसंद करते हैं वो सब विपक्ष में है, और जो सुविधा की पॉलिटिक्स चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जा रहे हैं। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी। विवेक जी, रोहित अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूं, वैभव जी इसके बाद में आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, क्या सुविधा की पॉलिटिक्स हो रही है? भाई एसी कमरे में बैठकर जो लोग सुविधा की पॉलिटिक्स करते हैं वही लोग बीजेपी में जा रहे हैं। नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आशीर्वाद दूंगा कि वो जीवन भर विपक्ष में रहें और इसी तरीके से संघर्ष की राजनीति करते रहें, परंतु ट्विटर के संघर्ष की राजनीति से काम नहीं चलेगा।
जमीनी संघर्ष की राजनीति करें और करें, संघर्ष करें, खूब संघर्ष करें और जीवन भर आप विपक्ष में रहें। विपक्ष में भी रहना अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है देश को। और क्योंकि अब जनता को आपको सरकार देने का जनता का मन नहीं है और जनता को गारंटी आपकी तो पसंद ही नहीं है, क्योंकि आप पता है जनता को, तो आपका लाने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार की गारंटी को लेके आना। इंडिया गठबंधन को लाने का मतलब ये है परिवारवाद की गारंटी को लेके आना। इंडिया गठबंधन को लाने का मतलब ये है क्राइम की गारंटी को लेके आना। तो इसलिए जनता कह चुकी है कि भाई साहब अब आप विपक्ष में ही अच्छे लगते हैं। और अभी अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जो संघर्ष करते हैं वो विपक्ष में रहते हैं। तो आप ऐसे ही निरंतर संघर्ष करिए ट्विटर पे, परंतु हमारे देश को, भारत माता को गाली मत दीजिए मित्र। देखिए, आप कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे अगले 50 साल तक, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और मैं आपको ये आशीर्वाद भी देता हूं कि आप निरंतर विपक्ष में संघर्ष करते रहें, परंतु भारत माता को गाली दे के नहीं, भारत माता का अपमान करके नहीं। देखिए, शब्दों की मर्यादा को बेहतर तरीके से परोसा जा सकता है, परंतु कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मेरे माता पिता भूखे नंगे थे और मैं पढ़ लिख के आया और मैंने जो है स्थिति अपने घर की बदली। वो रोहित कहता अग्रवाल, है कि वैभव मेरे त्रिपाठी को एक माता-पिता ने पेज पर रखिए संघर्ष प्लीज। किया था जी। जमीनी स्तर पे। बोलिए। मैंने जमीनी स्तर पे संघर्ष किया था, मेरे माता पिता ने, मेरे माता पिता, मोदी जी ने स्वयं कहा कि मेरी माता ने लोगों के घर में काम तक करने का काम किया। तो उन्होंने एक मर्यादा रखी, कभी इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं किया कि हमारा परिवार भूखा नंगा था और तब मैं आया तो मैंने जो है उस परिवार को संभालने का काम किया। इस तरीके के शब्दावली को हमारे देश के लिए कम से कम मत यूज करो मित्र। हाथ जोड़ के विनती है, आप समझने की कोशिश करो। आज गौरव वल्लभ वैभव त्रिपाठी आपके यहाँ से जितने नेता जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास ना तो स्टैंड है। वैभव त्रिपाठी जी आपके पास ना तो स्टैंड है, ना आप किसी मुद्दे पे बोलना चाहते हो। वैभव जी, ना नेता, ठीक है रोहित जी, करते हो, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। वैभव त्रिपाठी जी, देश का इसलिए आपको लोग छोड़ रहे हैं। और रोहित भाई ठीक है, रोहित भाई ठीक है। कांग्रेस के पास तो अब नेताओं की और नीति की और शब्दों की भी कमी बढ़ गई है, जो उनको निचले स्तर पे उतर के शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है। ये दुखद है, ये दुखद है। त्रिपाठी जी को लेकर आइए और एसएससी जी को लेकर आइए। आके और देश के ऊपर टिप्पणी करते हैं। ये प्रवक्ता देश के ऊपर टिप्पणी करने का काम करते हैं। ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी को लेकर आइए ऐसे और घटिया लोगों के साथ एसएन सिंह जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। और मैं चाहता हूं कि आप पुनः ऐसे लोगों को बुलाएं जो भारत। वैभव त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, एसएन सिंह जी को लेकर आइए। वैभव त्रिपाठी जी बोलिए प्लीज। देखिए, कहानी के लिए अगर इनको समय देना है तो इनको एक दिन 1 घंटे का अलग से समय दे दीजिए। सवाल बड़ा है, मोदी जी की गारंटी ये है कि भ्रष्टाचारी जुटाओ। ये पूरी तरीके से भाजपा जो है भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी बन चुकी है। जिनके ऊपर ये आरोप भ्रष्टाचार के लगाते हैं, 70,000 करोड़ अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बन गए, हेमंत बिस्वा शर्मा, अशोक चौहान, ये सारे लोगों को आप भ्रष्टाचारी कहते थे। आप ये बताइए ना, जिसको आप चोर कहेंगे उसको अपने घर की तिजोरी की चाबी दे देंगे। ये तो अपने आप में ही दिखाता है कि ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, और इनकी बात का कोई भरोसा नहीं। मैं पूरा करूं विवेक जी, इस तरीके से अगर डिबेट करनी है तो मैं अगली बार से नहीं आऊंगा। अरे भाई, नाराज क्यों होता है? मुझसे क्या नाराजगी है? मैं तो बस ठीक है बोला। देखिए, मुझसे गुस्सा मत होइए। देखिए, मैं तो एंकर हूँ, बीच का मॉडरेटर हूं मैं। आप मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, पूरा कीजिए। हाँ, बात पूरी करनी। जो भाई कह रहे हैं कि गारंटी मोदी की गारंटी पे तो देश को अब भरोसा नहीं रहा। वो अभी सपा के प्रवक्ता ने बता दिया है, एकदम सही, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। मोदी जी ने अभी 2 साल पहले ही किसानों को गारंटी दी थी एमएसपी का कानून बनाने के लिए, नहीं पूरा किया। मोदी जी ने विनेश फोगाट को कहा था, बेटी हो तुम मेरी, तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा। वो नहीं देख पाए, सुरक्षा देख पाए क्या? सवाल बड़ा ये है कि आज किसान, मजदूर, गरीब, महिला सब परेशान हैं और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल। मैं भ्रष्टाचारियों, अरे कंप्लीट तो करने दीजिए भैया, ना जल्दी से कीजिए ना प्लीज। भ्रष्टाचारियों को दंड दूंगा और सारे भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाते जा रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में। आपने कहा भ्रष्टाचारी जुटाओ, तो क्या ये भ्रष्टाचारी पहले आपके साथ थे, तब भी आप इनको भ्रष्टाचारी मानते थे? मैंने ये बात नहीं की। मैंने ये कहा कि जिनको ये चोर कहते हैं उसी को बहनोई बना लेते हैं। ठीक है, और भाई आप जिन पर आरोप लगाते हैं उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, मैं एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूँ।
जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं उसकी जांच नहीं कराते हैं। कंक्लूड करने के लिए जा रहा हूं। एसएन सिंह जी को लेकर आइए। एसएन सिंह जी, पिछले 10 साल में आपकी सरकार, जी ठीक है, त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूं, त्रिपाठी जी प्लीज। एसएन सिंह जी, पिछले 10 साल, जी ठीक है। एसएन सिंह जी, पिछले 10 साल में आपकी सरकार, आप लोगों ने विकास किया, देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, एसएन सिंह जी। लेकिन वैभव जी प्लीज एक सेकंड, तो सवाल यह है कि आपको फिर बाहरी नेताओं को इंपोर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपको कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? दोनों बातें, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने जो कहा, कांग्रेस के वैभव जी ने जो कहा, इनके कंक्लूडिंग सवाल को जो आपने पूछा, सब एक में ही है। देखिए सब एक में है। इन लोगों ने कहा वादा, हमारा वाला जो वादा है ना, जो हम वादा किए थे, वो बहुत दर्द देता था और इनको लगता था कि ये वादा झूठा है। तो आप देखे होंगे विधानसभा में भी ये सवाल पूछते थे, लोकसभा में भी पूछते थे, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। तो जब कई लोगों के सीने में दर्द तो बढ़ेगा ना, इंजेक्शन अच्छा लगा। तो अब दिक्कत हो गई ना, अब दिक्कत हो गई। आएंगे नहीं, वैभव जी कह रहे थे कि हम डिबेट में नहीं आएंगे, कोई बोलेगा। एसएन सिंह जी, प्रेम कुमार जी स्क्रीन पर प्लीज। अब दिक्कत हो, विवेक जी सुनिए, आप ये कह रहे थे कि हम डिबेट में नहीं है। वैभव जी ऐसे डिबेट नहीं होता है भाई, आप थोड़ा पढ़े लिखे की प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर। अब हमने, बोलिए एसएन सिंह जी। अरे भाई सुन लीजिए विवेक जी, क्या हुआ, तो हमने जब वादा पूरा करना शुरू किया तो वो दर्द बढ़ाने लगा। क्यों दर्द बढ़ाने लगा? क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के मित्र थे, उनको 700 दंगे से रोजगार मिलता था, हमें काशी के कॉरिडोर से रोजगार मिल रहा है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी कि 24 की लड़ाई में ये वाला मुद्दा भी बहुत गर्म रहने वाला है। मैं माफी चाहूंगा, वक्त में बात सीमित था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना पक्ष हमारे पास रखने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबका हिसाब होगा। मैं फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक